everyone, I welcome all of you on our YouTube channel Gemma Maths and Economics classes. As you know that we had started a session in which we had covered one chapter of statistics books. Today we are going to start a new chapter of Indian economy book. चैप्टर नेम इज इंडियन इकॉनमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया है। सेशन का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है जो स्टैटिक्स बुक का था। आज हम इंडियन इकॉनमी बुक का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन इकॉनमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम इस शूट में कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट तक देखना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको साथ साथ में नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ताकि उन्हें भी वीडियोस का बेनिफिट हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। सो आज के चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है? जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ये है, हमने इस चैप्टर का नेम क्या पढ़ा? इंडियन इकॉनमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी इंडियन इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी। वो बोलते जो इंडिया की प्रेजेंट डे इकॉनमी है वो हमने करंट में तो नहीं बनाई, हमने अभी तो नहीं बनाई ना प्रेजेंट में। उसका जो डेवलपमेंट है उसकी रूट्स हमें हिस्ट्री में मिलेंगे। वो बोलते जो इंडिया की प्रेजेंट डे इकॉनमी है उसके जो स्ट्रक्चर है वो करंट में नहीं हमने बनाया, उसकी रूट्स हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। वो कब से मिलती हैं? जब हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। अगर हम टाइमिंग अकॉर्डिंग देखें तो 2 सेंचुरी से पहले, 2 सेंचुरी से पहले हमारा इंडिया ब्रिटेन के अंडर था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। जो हमारा इंडिया है इंडिपेंडेंस कब उसने गेन की थी या वोन की थी? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, जब हम ब्रिटेन के अंडर थे या ब्रिटिश रूल के अंडर थे। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मेन पर्पस पता क्या था? वो क्या चाहते थे कि हमारी कंट्री सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करे ब्रिटेन को, और उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए, एक्सपैंड होता जाए ब्रिटेन गवर्नमेंट का। और सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट ही करे रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट करे इंडस्ट्रियल गुड्स का। यही उसका सोल पर्पस था। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हमने ये पढ़ना है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के आने से पहले क्या थी, और ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन हुई या क्या डेवलपमेंट हुई, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन फर्दर चैप्टर्स में आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी क्या क्या हम करेंगे। इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी क्या थी? इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के आने से पहले। जो एग्रीकल्चर था ना, इसका मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे, पर कुछ जो इकोनॉमी थी कंट्री की वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी थी, हैंडक्राफ्ट गुड्स में। जो इंडिया है ना, बहुत उसकी मान्यता थी कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल्स या प्रीशियस स्टोन वर्क्स के लिए और कंट्रीज में। जो इंडिया उस बहुत माना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। इसके जो गुड्स थे ना वो वाइड मार्केट थी, गुड्स की वर्ल्ड वाइड मार्केट थी, जो एंजॉय करती थी दूसरी कंट्रीज। क्यों एंजॉय करती थी? क्योंकि जो हमारी इंडिया के प्रोडक्ट्स थे ना उनकी रेपुटेशन थी कि वो फाइन क्वालिटी मटेरियल होता है, जो मटेरियल होता है ना वो फाइन क्वालिटी का होता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड मार्केट थी हमारे हैंडक्राफ्ट गुड्स की। और जो इसका क्राफ्ट्समैनशिप होती थी, जो ये बनाते थे उसकी भी हाई स्टैंडर्ड थी, इसीलिए इंजॉय करते थे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। वो जो हैंडक्राफ्ट गुड्स थे इंडिया इंपोर्ट करता था ब्रिटिश रूल के आने से पहले। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसका मेन लाइवलीहुड सोर्स हुआ करता था तब। अब जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर आ गया तो उसकी डेवलपमेंट क्या हुई? लो होगी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट थी इंडियन इकोनॉमी की वो लो होगी। जो हमारे मेन सोर्स थे एग्रीकल्चर सोर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड, ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे लो हुआ, हर एक सेक्टर लो क्यों हुआ। कहते जो इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के अंडर आने के बाद
उसका मेन फंडामेंटल सोर्स एग्री नहीं रहा, बोलते कि एग्रीकल्चर ही रहा। 85% ऑफ दी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी ना, वो विलेजेस में रहती थी और अपना लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही लेती। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन होने के कारण भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो स्टैग्नेशन कंटिन्यू करता रहा, स्टैग्नेशन एक्सपीरियंस करता रहा बहुत टाइम के लिए। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि नो ग्रोथ, तभी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये स्टैग्नेशन क्यों आया एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका मेन रीज़न था कि जो उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सिस्टम्स लगा दिए थे लैंड सेटलमेंट पर। मेन रीज़न क्या था कि उन्होंने लैंड सेटलमेंट के इंट्रोड्यूस कर दी थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए थे। वो सिस्टम क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ये पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो प्रेजेंट में देखे तो ईस्टर्न स्टेट्स हैं। द प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें क्या होता था, जो प्रॉफिट एग्रीकल्चर सेक्टर में आता था ना, वो जमींदार की पॉकेट में जाता था। जमींदार जिसका प्रॉफिट ले जाते थे, कल्टीवेटर्स को मिलता नहीं था। जो जमींदार थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरह एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करते थे। उनका मेन इंटरेस्ट था कि उन्हें रेंट कलेक्ट करना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो कल्टीवेटर की, कुछ भी कंडीशन हो कल्टीवेटर की, उनका मेन मोटिव यही रहता था कि उन्होंने रेंट कलेक्ट करना है। इससे बहुत सारी माइजरी मतलब क्या हो गया, कंजूसी आ गई, सोशल टेंशन अमंग द लेटर, जो कल्टीवेटर थे उनमें टेंशन आ गई, वो कंजूस हो गए, घर को कंजूसी से चलाने लग गए। क्यों चलाने लगे? क्योंकि जमींदार उन्हें फोर्स करते थे कि उनको पेमेंट के लिए, कि अपना इंटरेस्ट वो ले जाते थे, फोर्स करके ले जाते थे कल्टीवेटर से। तो कल्टीवेटर्स को वो करके माइजरी करके अपनी घर हाउस होल्ड कंडीशंस इम्प्रूव करनी पड़ती थी, और उनको सोशल टेंशन भी होता था कि मैंने कैसे जमींदार को रेंट पे करना है। फिर जो रिवेन्यू सेटलमेंट, अगर कल्टीवेटर नहीं पे कर पाते थे तो रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए टर्म्स होती थी कि अगर कोई किसी कारण जमींदार को वो नहीं रिवेन्यू सेटलमेंट पे कर पाए तो उन्हें डेट दी जाती थी, स्पेसिफिक डेट, कि उन्हें इतनी रिवेन्यू उन्हें उस दिन डिपॉजिट करानी है। अगर कल्टीवेटर नहीं उस दिन डिपॉजिट करवा पाते थे तो जो जमींदार है ना, उनसे राइट्स ले जाते। राइट्स क्या ले जाते थे कि वो लैंड उससे वापस ले लेते थे। इसी कारण से तब क्या थी, टेक्नोलॉजी लो लेवल थी, क्योंकि कल्टीवेटर्स के पास पैसे नहीं थे कि वो टेक्नोलॉजी ला पाए। जो उनको प्रॉफिट होता था वो जमींदार की पॉकेट में चला जाता था। इसी कारण से इरिगेशन फैसिलिटीज लैक थी, इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं थी। फर्टिलाइजर्स तो बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कॉस्टली आते थे। अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे तो जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उनको प्रोडक्शन इतनी मिलती नहीं थी इन रीजंस की वजह से। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उनके पास, इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स भी नहीं थे, जो मेन एग्रीकल्चर के सोर्स है। इस वजह से फार्मर्स को फेस करना पड़ता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या आती थी, कम आती थी। क्यों फेस करना पड़ता था? क्योंकि जमींदार उन्हें फोर्स करते थे कि उन्हें ज़्यादा पेमेंट करे। जो पेमेंट होती थी, जो प्रॉफिट होता था वो ले जाते थे। फार्मर कल्टीवेटर्स के पास कुछ रहता ही नहीं था, तो जो उनके पास होता था वो अपने हाउस होल्ड गुड्स परचेज करते थे या कुछ प्रोडक्शन में लगाते थे, जिससे पूरी प्रोडक्शन नहीं मिलती थी उनकी। और जो नेक्स्ट है वो क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, दूसरा उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया। क्या किया उन्होंने, फार्मर्स को फोर्स किया ताकि वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करें। फूड क्रॉप आगे वो प्रोड्यूस करते थे, अब उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। जब उन्होंने कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी स्टार्ट की, क्या होता था कि कैश क्रॉप जो प्रोड्यूस करते थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज अपने कंट्री में बेच देती थी। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वो ले जाती थी कम प्राइस पे। प्रोग्रेस
हुआ कुछ इरिगेशन में हुआ। इंडिया एग्रीकल्चर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी टेरेसिंग में। टेरेसिंग मतलब कि आगे प्लेन लैंड पे वो करते थे प्रोडक्शन, अब वो टेरेसिंग करने लग गए। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉयल, ये सब प्रोग्रेस तो हुआ, बट क्या हुआ कि वो कैश क्रॉप्स जो प्रोड्यूस करते थे उससे क्या होता था, सॉयल की फर्टिलिटी लो होती थी, नेचर हार्म होती थी, फूड क्रॉप्स उन्हें मिलती नहीं थी अगर वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। फार्मर्स कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था। एक तो उनकी जो लैंड की फर्टिलिटी लो होने लग गई थी कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने से, दूसरा उनकी बॉडी को भी हार्म होने लग गया था, थर्ड नेचर भी पल्यूट होने लग गई थी, नेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। फोर्थ, उन्हें फूड क्रॉप्स के लिए दूसरे फार्मर्स से डिमांड करनी पड़ती थी, दूसरे फार्मर को कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिन्होंने कैश क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस किया। जो कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रही थी वो कुछ फार्मर थे, स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर था जो फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा था। बट जो लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स ना, बहुत सारे टेनेंट्स थे जो स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी थी और ना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे थे ताकि वो फूड क्रॉप्स को कन्वर्ट कर सके कमर्शियल क्रॉप में। इस तरह जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट हुआ कॉलोनियल रूल के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कहते एग्रीकल्चर है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम। कहते जो इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस था वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था कॉलोनियल रूल के अंदर। क्यों नहीं हो पाया था? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडिया था वो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, ये डिक्लाइन होने लग गया। डिक्लाइन क्यों होने लग गया? क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस आ गए, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस आ गए जिससे उन्होंने हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट्स को लेना छोड़ दिया। वो अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्राइड से लेने लगे, क्योंकि नई चीज थी। जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है हम पुराने की वैल्यू भूल जाते हैं। जो फार्मर थे वो उसे इंजॉय करने लग गए मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस गुड्स के। तो जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को चेंज करने का, फर्स्ट था कि वो इंडिया को रिड्यूस कर सके, इंडिया का स्टेटस रिड्यूस कर सके। इंडिया का स्टेटस कैसे रिड्यूस कर सके कि अब हैंडक्राफ्ट गुड्स का एक्सपोर्ट ना करे, अब सिर्फ वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे। अगर वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। अब वो उन्होंने एक और कंडीशन रख दी कि वो एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल, बट वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर सकता है। सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू, सेकंड उन्होंने क्या उनका मोटिव था कि जो इंडिया की मार्केट है ना, सिर्फ जो ब्रिटेन गुड्स बना रही है, फिनिश प्रोडक्ट्स बना रही है, उससे ही ले। उन्होंने इंडिया को इम्पोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और एक्सपोर्टर क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर क्या बना दिया, फिनिश गुड्स का, जो ब्रिटेन कंट्री से आए। इस तरह उन्होंने ये टू मोटिव अपने इम्प्लीमेंट करे, जिससे क्या हुआ, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ गई इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट आई और जो इंडियन कंज्यूमर थी उनकी भी डिमांड चेंज होगी। अब वो हैंडक्राफ्ट गुड्स को नहीं डिमांड करते थे, अब वो किसकी करने लगे, जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसकी डिमांड होने लगी, जिसका बेनिफिट किसको होने लग गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। और प्रॉब्लम किसे फेस करनी थी, प्रॉब्लम किसे फेस करनी थी, इंडिया को, कि उनके हैंडक्राफ्ट गुड्स की वैल्यू डाउन होगी। जब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कॉटन एंड टेक्सटाइल मीन्स डेवलप हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जो इंडियंस की थी। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में लोकेट करती है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई 1907 में, इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, जिसमें
इसके साथ कुछ और इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 20th सेंचुरी में। शुगर इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, पेपर होगी। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। कुछ इंडस्ट्रीज के बिहाफ पर हमारी पूरी इंडिया की वो तो हो नहीं सकती थी डेवलपमेंट। इस तरह हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कुछ खास डेवलपमेंट हुई कॉलोनियल रूल के आने के बाद। जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो इफेक्ट कैसे हुआ? कहते जो इंडिया था उसकी एक मेजर इम्पोर्टेंट नेशन था। इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। एक इंडिया ट्रेडिंग नेशन का इम्पोर्टेंट था एशियन टाइम में। इनकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होने के कारण जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो भी इफेक्टिव हुआ। इफेक्टिव कैसे हुआ? उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया फॉरेन ट्रेड का। इंडिया को सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो का। और इम्पोर्टर किसका बना दिया? फिनिश कंज्यूमर गुड्स का, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, वूलन क्लॉथ और कैपिटल गुड्स, जो कहाँ बनते थे? ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में। ब्रिटेन ने मोनोपोली बना ली इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकता इंडिया से। सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ब्रिटेन से और इंपोर्ट भी करेगा ब्रिटेन से। फिर भी जो इंडिया है उसने गेन किया। क्या गेन किया? कि उसका एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ। वो सरप्लस वो कोई गोल्ड या कोई प्रीशियस स्टोन पर स्पेंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसे जो सरप्लस होता था उसे कंट्री की इकोनॉमी पर स्पेंड करना पड़ता था। कंट्री की इकोनॉमी क्योंकि उनके पास फूड ग्रेन्स भी नहीं थे, क्लोथ्स भी नहीं थे, कैरोसिन भी नहीं था, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे। वो उन्हें अब दूसरे मार्केट से या दूसरे फार्मर से लेना पड़ता था, दूसरे सेलर से लेना पड़ता था हाई कॉस्ट पे। और जो फिर भी सरप्लस बचता था वो किसके लिए चला जाता था? ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस पर उन्हें स्पेंड कर देती थी। इस तरह जो उसे एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था वो उनसे कोई बेनिफिट नहीं दे पाया। अब जो नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसे हार्म हुआ कॉलोनियल पीरियड में? जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स में। 70 to 75% शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर थे उसमें 15 to 20% था। आपने देखा जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे हार्म हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हार्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे हार्म हुआ। इसके बावजूद अनदर स्ट्राइकिंग एक्सपेक्ट वाज ग्रोथ। और इसके कारण जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया। कुछ रीजनल ग्रोथ हुई बॉम्बे बंगाल में। क्योंकि बॉम्बे बंगाल में क्या रीजनल ग्रोथ हुई? वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड नहीं होने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पे भी डिपेंड होने लगे। क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स इनमें भी जाने लगी। इस तरह कुछ हमारे डेवलपमेंट भी हुई बट ज़्यादा हमें लॉस ही हुए। सो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द